नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ एमए फाइनल के उन छात्रों के साथ में जिन्होंने अर्बन ज्योग्राफी का पेपर ले रखा है। छात्रों, हम जिस टॉपिक पर पूर्व के वीडियो में चर्चा कर रहे थे वो था अर्बन मॉर्फोलॉजी का, और नगरीय आकारिकी के जो सिद्धांत हैं उस पर आपसे चर्चा करते हुए हमने कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत पर चर्चा की थी। अन्य प्रमुख सिद्धांतों पर जो आपसे बात हुई थी उस क्रम में आज हम आपसे साझा कर रहे हैं सेक्टर थ्योरी या खंड सिद्धांत। अमेरिकी विद्वान होमर हैट ने 1939 में 142 अमेरिकी नगरों के आंकड़ों के आधार पर नगर के विकास व भीतरी बनावट पर एक सिद्धांत खंड सिद्धांत या सेक्टर थ्योरी के नाम से प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत वर्गेस की कुछ बातों का खंडन करता है। हायट के अनुसार नगर में 5 प्रकार के खंड देखने को मिलते हैं। प्रथम, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। द्वितीय, थोक पैमाने पर हल्के विनिर्माण उद्योग क्षेत्र। तृतीय, निम्न वर्ग रिहायश। चतुर्थ, मध्यम वर्ग रिहायश व पंचम, उच्च वर्ग रिहायश। इस सिद्धांत में पूरे नगर को एक वृत्त माना गया है और उसके विभिन्न क्षेत्रों को खंड, सेक्टर के नाम से संबोधित किया गया है। नगर के केंद्र में मिलने के साथ साथ नगर के समीपवर्ती भाग भी भूमि उपयोग के रूप में यहाँ देखने को मिलते हैं। ऊंचे किराए वाला क्षेत्र, हाई रेंट एरिया, एक या एक से अधिक खंडों में निम्न किराए वाले क्षेत्र वृत्त के कटे रूप को ग्रहण कर लेते हैं जो नगर के केंद्र से बाहर की ओर नगरीय सीमा तक फैले होते हैं। जैसे जैसे नगर की जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊंचा किराया क्षेत्र एक खंड के सहारे सहारे बाहर की ओर फैलते जाते हैं। यह क्षेत्र संकेंद्रीय वलय प्रतिरूप धारण नहीं कर पाते। औद्योगिक क्षेत्र नदी घाटियों में जल मार्गों या रेल मार्गों के सहारे विकसित हो जाते हैं। ये क्षेत्र भी संकेंद्रीय वलय का रूप धारण नहीं कर पाते। वर्तमान समय में नगरों में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि कारखानों नगरों की बाहरी पेटी उनके किनारों पर स्थित होने लगे हैं। हाइट का कहना है कि अमेरिकी नगर यातायात मार्ग के सहारे सहारे विभिन्न दिशाओं में फैलकर एक अष्टभुज ऑक्टोपस अष्टभुज का रूप धारण कर लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार नगर के रिहायशी क्षेत्र का विकास 3 तरह से होता है। प्रथम, लंबवत रूप, वर्टिकल एक्सपेंशन में बढ़ सकता है। एक परिवार वाले मकान एक से अधिक परिवार वाले मकानों में परिवर्तित हो जाते हैं। द्वितीय, मकान खाली पड़े प्लाटों पर भी बनने लगते हैं। इस प्रकार बस्तियों के बीच में खाली छूटा हुआ भाग मकानों से घिर जाता है। और तृतीय, जब नगर पर जनसंख्या का दबाव पड़ता है तब मकान नगरीय सीमा को धक्का देकर बाहर को बन जाते हैं। इस प्रकार का विस्तार अब केंद्रीय विस्तार, सेंट्रीफ्यूगल और लेटरल एक्सपेंशन कहलाता है। उपरोक्त तीनों प्रकार का नगरीय विकास साधारणतः क्रमानुसार ही होता है, अर्थात एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। इसमें विभिन्नताएं भी पैदा हो जाती हैं क्योंकि प्रत्येक नगर का धरातल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या व सामाजिक संगठन भिन्न भिन्न होते हैं। थ्री फॉर्म्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। अब केंद्रीय विकास के 3 रूप। एक्सियल ग्रोथ, ध्रुवीय विकास, यह वह विकास है जो यातायात मार्गों के सहारे सहारे होता है जो कि नगर के केंद्र से बाहर की ओर फैले होते हैं। रिहायशी मकान इन मार्गों के सहारे बन जाते हैं। जब
इसका विस्तार समीपवर्ती भागों में हो जाता है तो नगर का आकार सितारे की भांति स्टार शेप्ड हो जाता है। एकाकी बस्तियां, आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। ये एकाकी बस्तियां नगर की सीमा के बाहर फैल जाती हैं। कभी कभी छोटी बस्तियों के समूह न्यूक्लाई औद्योगिक कारखानों के चारों ओर फैले रहते हैं। ये उद्योग वहां रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। एकाकी बस्तियों का मिलाप। जनसंख्या के बढ़ने पर नगर के बाहर की ओर अनेक औद्योगिक बस्तियां आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं या नगर के मुख्य भाग से जुड़ जाती हैं। नगरों के समीपवर्ती भागों में व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियां विकसित होने पर जनसंख्या विस्तार का अपकेंद्रीय या जहां लोगों को विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं वहां पर भी उद्योग व्यापार पनपने लगते हैं। औद्योगिक स्थापन नगर के बाहर की बस्तियों की ओर बढ़ता है या उनका अनुसरण करता है। नगर के समीपवर्ती भाग में स्थित कारखाना चुंबक की तरह, मैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करता है। वह श्रमिक परिवारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई उद्योग वार इंडस्ट्रीज सड़क मार्गों या जल मार्गों के किनारे किनारे नगरों के समीपवर्ती भागों पर फैल गए थे, जिन्होंने नगर के सभी भागों में जनसंख्या को आकर्षित किया था। यह सिद्धांत संकेंद्रीय वलय सिद्धांत की अपेक्षा नगर के रिहायशी क्षेत्र के ढांचे के बारे में अधिक अच्छी तरह से स्पष्टीकरण देता है। यह नगर के विकास व विस्तार का भी ध्यान रखता है। हायट के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि नगर का विकास परिवहन मार्गों के सहारे सहारे होता है। नगर का आकार वृत्तीय है जो कई खंडों में बटा होता है। खंड नगर के केंद्र के बाहर चारों ओर फैले रहते हैं। जिस प्रकार का भूमि उपयोग नगर के वृत्त के केंद्र पर मिलता है, उसी प्रकार का भूमि उपयोग नगर के पूर्वी भाग की सीमा की ओर बढ़ता है। उच्च किराया रिहायशी क्षेत्रों के बारे में बताते हुए हायट ने कहा कि यह क्षेत्र नगर के ऊंचे भागों में बाढ़ों से सुरक्षित स्थानों पर विकसित होता है तथा यह प्राकृतिक रुकावटों, दफ्तरों, इमारतों, बैंक, दुकानों से दूर स्थित होता है। जैसे शिकागो का उच्च किराया क्षेत्र झील के सहारे सहारे फैल गया है, जो नगर के केंद्र लूप से उत्तरी सीमा तक फैला है। यह उच्च श्रेणी के उपनगर की उत्तरी सीमा के बाहर झील के तट के किनारे किनारे 50-60 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है और ये सब शिकागो से तेज यातायात के साधनों से जुड़े हुए हैं। तो सेक्टर थ्योरी अपने आप में अधिक स्वीकार्य रही। जो आपसे संकेंद्रीय वलय सिद्धांत पर चर्चा की थी, उसकी तुलना में सेक्टर थ्योरी होमर हायट ने जो प्रस्तुत की, इसकी स्वीकार्यता बेहतर मानी गई। धन्यवाद।